Good morning, dear students. So we studied Lenz law और उसके बेस हमने इलास्ट्रेशन नंबर 4 किया था. ओके, देन नाउ अब हम बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे. ओके, बट एक्सरसाइज नंबर 1 वो आपको होमवर्क में खुद से करना होगा. अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, पीछे आंसर दिए होंगे 1 मार्क्स में, आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ही सब में आपको फाइंड करना है. ओके, तो आप खुद से कीजिएगा, बराबर है. ओके, खुद से कीजिएगा. अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. बट इलास्ट्रेशन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आपका लेंस लॉ का कॉन्सेप्ट और ज्यादा पक्का हो जाएगा. तो देन उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 आप खुद से कीजिएगा. ओके, तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होगा. मैंने सिर्फ एडी करंट जो बीच में टॉपिक है उसको ही स्किप किया अभी, क्योंकि वो अपने सिलेबस में से कट हो चुका है. दैट इज व्हाई ओनली. ओके, तो नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हमारे चैप्टर नंबर 8, 7 उसके बाद कंटिन्यू करूंगा. चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 4 मार्क्स का एक छोटा चैप्टर है, 4-5 लेक्चर का ही है, तो वो हम देखेंगे. ओके, तो लेट मी स्टार्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर 6. लेंस लॉ के बेस 2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं और कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस 1 मार्क में शॉर्ट आंसर आपको देना है. ओके, आंसर इन शॉर्ट. ओके, तो इलास्ट्रेशन नंबर 5, क्वेश्चन ए बी सी एंड डी आपको यहां पे दिया गया. ओके, तो क्वेश्चन ए, अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी. एक क्लोज लूप है, वो स्टेशनरी है और वो हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन 2 बार मैग्नेट्स, 2 बार मैग्नेट्स. ऐसे ये डायग्राम किसी और क्वेश्चन के लिए है, बट 2 बार मैग्नेट्स है और बीच में एक स्टेशनरी लूप रखा हुआ है. ओके, तो कैन वी होप to generate current in loop using strong magnet. ओके, सब स्टेडी है, लूप भी ऐसे ही है, मैग्नेट्स को भी ऐसे ही रखा हुआ है, सब स्टेडी है. तो क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके आप इसमें करंट जनरेट कर सकते हो? तो करंट जनरेट तभी होगा जब इस क्लोज लूप को आप मूविंग में रखेंगे या बार मैग्नेट्स को मूविंग में रखेंगे, तभी होगा ना. स्टेशनरी पोजीशन में यहां पे वी कैन नॉट होप टू जनरेट करंट इन अ लूप. तो यहां पे 1 मार्क आंसर इन शॉर्ट पे देना होगा. तो हम यहां पे स्टेशनरी है ना, इसी की वजह से यहाँ पे करंट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो वी कैन नॉट जनरेट करंट इन अ लूप. तो हम क्या लिखेंगे? नो, वी डू नॉट होप टू जनरेट, वी डू नॉट होप टू जनरेट current in loop because it is stationary. आपको मूविंग कंडीशन में होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तभी आपको लूप में करंट जनरेट मिलेगा. ओके, तो क्वेश्चन ए आपको समझ में आ गया.
ओके, अभी क्वेश्चन बी, अ क्लोज लूप नाउ अगेन अ क्लोज लूप मूव्स, अभी मूविंग में है बट नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ओके, तो इज करंट इंड्यूस इन अ लूप व्हेन इट इज होली बिटवीन टू प्लेट्स, पूरा कंप्लीट दो प्लेट के बीच में आपका मूविंग हो, या पार्शियली आउटसाइड रह के यहां पे। ओके, तो करंट तो इंड्यूस तब होता है जब देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मूविंग करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा। चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना, समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी तो करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज में नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से नहीं। ओके, सो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, इज करंट इंड्यूस इन अ लूप, तो वापस क्या लिखेंगे, नो करंट इज नॉट इंड्यूस, या फिर लिखेंगे करंट, जस्ट वेट, करंट विल नॉट इंड्यूस in loop because यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, बिकॉज यहां पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है वही करंट जनरेट करता है। बिकॉज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस करंट। समझ में आया क्या? यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मूविंग में, और वहां पे मूव किया है तो करंट इंड्यूस होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट प्रोड्यूस करंट। ओके, सो करंट विल नॉट इंड्यूस इन अ क्लोज्ड लूप। क्लियर? दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। ओके, नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर सी। ओके, यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए गए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, दो शेप्स है, रेक्टेंगुलर एंड अनदर इज क्लोज्ड लूप, और v वेलोसिटी के साथ मूविंग आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मैं बाहर की तरफ लेके जाओगे तो फ्लक्स में डिक्रीज होगा, तो करंट तो इंड्यूस होगा ही, तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। बट इस दोनों शेप के लिए क्वेश्चन क्या है, a rectangular loop and circular loop are moving out of magnetic field region as shown in figure, in which loop induced EMF is constant. Okay, तो EMF इन इस दोनों के शेप में किस पोर्शन में EMF कांस्टेंट रहेगा, तो हमने थ्योरी में देखा था कि मोशनल EMF E इज इक्वल टू बल्ब BLV, वो कांस्टेंट था। ओके, तो वो कांस्टेंट था, तो वो उसमें U शेप लिया था, फिर बीच में PQ रॉड था, तो वो रेक्टेंगुलर शेप ही बना था PQRS, तो उसी में हमने कांस्टेंट EMF इंड्यूस किया था। ओके, और वो रोटेशनल मोशन में आपने रिंग में EMF भी किया था। ओके, तो वो रिंग में EMF सेंटर से सरकमफेरेंस तक गए थे, तो वो विथ डिस्टेंस, विथ सेंटर से सरकमफेरेंस तक विथ डिस्टेंस चेंज होता था। द इक्वेशन वाज E is equal to half b omega r square, वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, बट ये बल्ब कांस्टेंट रहता है रेक्टेंगुलर शेप में। तो इन विच लूप इंड्यूस EMF इज कांस्टेंट, तो बोलो इस दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, तो इन रेक्टेंगुलर लूप
induced EMF is constant. तो क्या लिखेंगे? तो in rectangular loop induced EMF will be constant. जो थियरी में हमने किया हुआ है वही आंसर है हमारा. क्लियर? ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन सी. ओके, अभी क्वेश्चन डी, प्रेडिक्ट पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर. मतलब कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव रहता है, एक दूसरा नेगेटिव रहता है. ओके, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज द पोलैरिटी. Types of charge, that is polarity of capacitor. Situation described by figure. Okay, तो बीच में एक क्लोज लूप है और यहाँ पे A और B ऐसे दो प्लेट्स वाला कैपेसिटर रखा हुआ है. ओके, तो कोई एक पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा नेगेटिव बनेगा. ओके, तो वो कैसे बनेगा? तो वो हम लेंज लॉ से देखेंगे कि इसमें करंट इंड्यूस का डायरेक्शन कौन सा होगा. ओके, तो यहाँ पे देखो हमने केस 1 देखा था ना कि जब नजदीक लाते हो तो फ्लक्स में इंक्रीज होता है, तो उसको अपोज करने के लिए दूर लेके जाना पड़ेगा. ओके, तो ये नॉर्थ पोल यहां से नजदीक आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर इंक्रीज होगा, है ना, तो अपोज करने के लिए दूर लेके जाना पड़ेगा. तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी नॉर्थ पोल बिहेव करेगा. लेंज लॉ का केस 1 देखा था ना, तो ये नॉर्थ पोल ही बिहेव करेगा. तो एंड दैट इज यहाँ पे फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, नजदीक लेके जा रहा है. ओके, तो इंक्रीज हो रहा है. तो हमने इंपॉर्टेंट नोट देखा था ना लास्ट लेक्चर में कि करंट फ्लक्स में जब इंक्रीज होता है तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हम दिखाते हैं तो वो ऐसे दिखाएंगे. ऐसे. ओके, तो पोलैरिटी हमें चेक करना है यहाँ पे, पोलैरिटी. ओके, तो पोलैरिटी कैसे हम चेक करेंगे? ओके, तो पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहां से निकला है तो यहां से जाके यहां पे अंदर गया, तो प्लेट A विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट B विल बी नेगेटिव. क्लियर? तो बोलो हम पोलैरिटी यहाँ पे प्रेडिक्ट करना था ना, तो पोलैरिटी पे प्रेडिक्ट में हम क्या करेंगे? ओके, तो क्या लिखेंगे? यूजिंग लेंज लॉ. यूजिंग Lenz law, current will anti-clockwise. ओके, लेफ्ट साइड से देखोगे इस मैग्नेट के लिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ऐसे, बट उस साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज रहेगा. ओके, बट हम इसे एक साइड से ही कर रहे हैं. ओके, so plate A has positive and plate B has negative polarity. क्लियर? 1 मार्क में ये एमसीक्यू में कंसीडर किया जा सकता है. ये सब बस आपको सिर्फ समझना है. ओके, नाउ वी विल गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 2. तो यूजिंग लेंज लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय फिगर. ओके, तो यहां पे देखिएगा कि क्वेश्चन ए में किसी इररेगुलर शेप का वायर है विच इज टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप.
ओके, तो ये देखो एक इरेगुलर शेप का वायर है, ए बी सी डी ए, है ना। अभी इसको आपको टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप करना है, तो ऐसे सर्कुलर शेप करना है, डायग्राम दिया गया है। ओके, तो सर्कुलर शेप करना है मीन्स ऐसे यहां पे टर्निंग करना पड़ेगा, तो मतलब कि आपको ऐसे खींचना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे खींचोगे तो एरिया इंक्रीज होगा। ओके, इस इरेगुलर शेप वायर को अगर आपको सर्कुलर शेप में करना है तो इसको आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, तो मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कनेक्ट होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ओके, तो बहुत इजी है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा होगा? Okay, to the question, according to the question, here when a wire of irregular shape turns into a circular shape, its cross-sectional area increases. So area increases, then magnetic flux will also increases. तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, फ्लक्स इंक्रीजेस तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे ए बी सी डी ए ऐसे है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेंगे हम। तो अगर उसका डायरेक्शन दिखाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज ए डी सी बी ए, तो एंटी क्लॉकवाइज ए डी सी बी और ए। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन A of exercise number 2। ओके, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर सर्कुलर लूप को डिफॉर्म्स इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर, तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया हुआ है, ये सर्कुलर शेप है ए बी सी डी ए। ओके, इसको डिफॉर्म करके मतलब दबा के नैरो शेप में कन्वर्ट किया गया हुआ है, तो A becomes A dash, B becomes B dash, C becomes C dash and D becomes C dash, तो ऐसे दबाया हुआ है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे क्या होगा? तो when a circular loop deforms into a narrow shape wire, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, तो यहाँ पे दबाया हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डिक्रीजेस, thus the direction of induced current will be, तो अब क्या होगा? तो इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो फिर यहाँ पे कौन सा रहेगा? तो क्लॉकवाइज रहेगा। तो क्लॉकवाइज अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन लिखना है इसके लिए, तो क्लॉकवाइज तो A बिकम्स A डैश, नैरो शेप वायर के लिए, तो A B C D A ऐसे रखेंगे ऐसे, तो A B C D A पर सब डैश डैश में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A डैश B डैश C डैश D डैश A डैश। क्लियर? A B C D A सब डैश में। क्लियर? ओके, सो दैट इज द क्लॉकवाइज A dash B dash C dash D dash A dash। क्लियर? ओके, तो ऐसे ही सब न्यूमेरिकल्स है यूजिंग फिगर, यूजिंग लेंज लॉ, आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट करना है। सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1, 7 to 8 फिगर्स है।
आप देखिएगा, खुद से करिएगा, अपना कॉन्सेप्ट लगाइएगा लेंस लॉ का, खुद से करना। अगर ना समझ में आए, पीछे आंसर है, अगर ना कर पाओ तो मुझे पूछिएगा, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, सॉल्व इट टू यू। क्लियर? सो एक्सरसाइज नंबर 1 होमवर्क के लिए, वो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो एमसीक्यू के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 3 या 4 फिगर्स दे दे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 खुद से कीजिएगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ओके, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अवर चैप्टर नंबर 8, दैट इज लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।